हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एसएमई के सेकंड क्लास में हैं एंड वी आर डूइंग चैप्टर 1 दैट इज बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक हम लोगों को करना है। वी हैव टू डू 3 टॉपिक्स: एवरेजेस, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस, जिसमें से पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है एवरेजेस। एवरेजेस में बच्चे हम लोग पहला टॉपिक कर रहे हैं मीन। मीन में जो मैंने ब्लू में कवर कर रखा है वो हमारे कोर्स का है, जो इस बार एक्सक्लूसिवली सिर्फ इको ऑनर्स के लिए करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का मीन बेसिक्स वगैरह क्लियर नहीं होता, तो वो बेस अभी हम लोग अपना बना रहे हैं, बेसिक नॉलेज। नाउ in last class we started with arithmetic mean. There are 5 types of mean, but we will be doing only 3 means that is in our syllabus: mean, median and mode. We will be not doing geometric mean and harmonic mean. We started with mean. There were 3 series: individual, discrete and continuous. In individual only x will be given. X will be given. If x and f is there, it is discrete. If class and frequency is there, it is continuous. So we have done this in the last class. In individual we have 2 methods: direct and shortcut. Next is discrete, we have 2 methods: direct and shortcut. In continuous we had 3 methods. And then we started mathematical properties of arithmetic mean. So I have put this 3 star. It is very important to know. So this is the first important and serious topic of this average. Sum of all the deviations taken from actual mean is always 0. We have done this. Now second property, this was supposed to be done today. So today we are going to do property 2, mathematical properties of mean. Sum of square of deviations is minimum. लैंग्वेज सुनो जरा ध्यान से। सम ऑफ, सो सम ऑफ किसका सम? स्क्वायर का। चलो मैंने स्क्वायर भी पुट कर दिया, लेकिन किसका स्क्वायर? डेविएशंस का। स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, सो वी हैव टेकन डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम वेयर वी डोंट नो, लेकिन एक प्रॉपर्टी है कि अगर डेविएशन हमने अरिथमेटिक मीन से लिया तब ये मिनिमम आएगा। वेरिफिकेशन आज देखते हैं बच्चे। वेरिफिकेशन में देखो, अगर x की वैल्यू सपोज करो वेरिफिकेशन में 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, प्रूफ करेंगे वेरिफिकेशन के बाद। प्रूफ आपको प्रैक्टिस करना है, नॉट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज जस्ट टू लर्न द थिंग्स इन योर माइंड। इजी हो जाता है फिर लर्न करना। मैंने यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर किया। नेक्स्ट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अभी बहुत कुछ है स्टैटिस्टिक्स में, आप इसको देख करके आइडिया मत लगाना कि ऐसा ही हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। आगे के पार्ट जो है वो काफी टफ होने वाले हैं। अभी तो स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग हर चीज का थोड़ा इजी लेवल से होता है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो देखना बच्चे 1 माइनस 1 इज 0। हियर इज x, 1 माइनस 1 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0। 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1। 3 माइनस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर 4। देखो डेविएशन भी ले रहे हैं, साथ ही साथ उसका स्क्वायर भी कर रहे हैं। 4 माइनस 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9। 5 minus 1 is 4, 4 square is 16. Now come to x minus 2. So all these are values of x, and we are taking deviations 2 common from each and every value of x. And then at the same time we are doing square also. So 1 minus 2 is minus 1. Minus 1 square will be how much? 1. आप भी साथ साथ चाहो तो बोल सकते हो। 2 minus 2, 0. 0 का स्क्वायर 0. What will come at this place? जल्दी बताओ। मेरी आवाज जा रही है बच्चे? यस, 1। स्क्रीन शेयर हो रहा है तो आप बोल सकते हो ना 1। जल्दी बताओ नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 4। नेक्स्ट वैल्यू 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट। ठीक है, अब आप लोग समझ चुके हैं। 4 माइनस 3 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4। x माइनस 4, 1 माइनस 4 इज 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर इज 9। 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। 3 माइनस 4 1 1। 4 माइनस 4 0। 5 माइनस 4 1। 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9।
3 माइनस 5 -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 5 0। नाउ यू टेक समेशन, सबका सम करो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा, 16, 9, 25 और 5 30। यहाँ सम आ जाएगा 9, 4, 13, 2, 15। Here is 4, 4, 8, 2, 10। नाउ सी, अब सबका सम करना है तो इन सबका सम कितना हो जाएगा, 9, 4, 13, 2, 15। नेक्स्ट वन इज 16, 9, 25 और 5 30। Now can you tell me which one is minimum out of all the summations? This 10 is minimum। और ये minimum क्यों है, कोई इत्तेफाक नहीं है, we have taken 3। ये 3 जो है वो x बार है एक्चुअली में। देखो ना, इन सब का मीन निकालते आप तो आ जाता 1 + 2 + 3 + 4 + 5 upon 5, that is 15/5 is equal to 3। So since we have taken deviations from actual mean, so its square summation is minimum। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है और ये हर जगह लागू होती है, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, तो ये मिनिमम तब होगा जब हम a की जगह क्या ले लेंगे, x बार। तो वेरीफाई तो कर लिया, अब आपको ये हमेशा याद भी रहने वाला है। लेकिन इसका प्रूफ करते हैं बच्चे अब हम लोग। प्रूफ, टू प्रूव, अब वही मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। टू प्रूव दैट समेशन ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर इज मिनिमम इफ a इज इक्वल टू x बार। तो देखो जरा, लेट कुछ भी ले लो, s ले लो, s इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर। नाउ अब हमें इसका मिनिमम निकालना है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहला स्टेप होता है कि आप उसको डिफरेंशिएट कर दो। सिंस देयर इज सिंगल वेरिएबल a, देखो यहाँ पर क्या चीज चेंज होने वाली है, आपको ये बात समझना पड़ेगा। a, हम a को चेंज कर सकते हैं एज्यूम्ड, अभी क्वेश्चन में भी हमने a की वैल्यू चेंज की थी ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये चीज चेंज हो रही थी। तो हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके करेंगे इसको 0 फॉर मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव हर केस में 0 ही होता है। चलो निकालते हैं, ds by dA will be equal to d by dA समेशन के अंदर x माइनस a का होल स्क्वायर। अब आपने डिफरेंशिएशन का रूल तो बच्चे 11th-12th में पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव ऑफ समेशन इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सम के अंदर जा सकता है डेरिवेटिव। अब देखो समेशन के अंदर ये 2 आ गया साइड में, x माइनस a, और a का कोफिशिएंट है -1 तो -1 आ गया। a का कोफिशिएंट है -1 तो -1 आ गया। एंड नाउ ds बाई dA को जब हम 0 करेंगे तो समेशन ऑफ 2 x माइनस a -1 विल बी इक्वल टू 0। सो समेशन के बाहर हम लोग कांस्टेंट को तो निकाल सकते हैं ना, -2 को बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत इसमें? देखो समेशन का आज फिर से वही 3 रूल आपको समझाते हैं। 3 रूल कौन कौन से हैं कि समेशन ऑफ x होगा तो इसको समेशन ऑफ x ही रहने देना है, समेशन ऑफ cx होगा कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, और खाली कांस्टेंट का होगा तो c के साथ n लगा देंगे। ये 3 चीजें आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। तो अब -2 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो समेशन ऑफ x माइनस a इज इक्वल टू 0, क्योंकि -2 को उधर लेते गए ना, 0 बाई एनीथिंग इज 0। अब समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समेशन x और माइनस समेशन a, ऐसा कल भी किया था हम लोगों ने, माइनस समेशन a इज इक्वल टू 0। नाउ सी, समेशन x को नहीं छेड़ना, मैंने आपको रूल बताया ना, समेशन x विल बी समेशन x, लेकिन कोई कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा, n, तो a के साथ लग जाएगा n इज इक्वल टू 0। तो समेशन x इज इक्वल टू a n, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की निकालनी है, a इज इक्वल टू समेशन x बाई n, जो कि हो गया x बार। देखो कितना आसानी से आ गया a इज इक्वल टू x बार,
इज द स्टेशनरी वैल्यू। लेकिन अभी भी हम कंफर्म नहीं है वेदर वी आर गेटिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, वेदर वी आर गेटिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये बच्चे जो 3 स्टार मैंने लगाया, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आपके पेपर में आ सकती है मीन की। हाउ टू कैलकुलेट मीन दैट विल बी नॉट टास्क, लेकिन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आ सकती है, इसलिए ध्यान देना आप लोग इन सब पे। तो अब बताओ कि वेरीफाई करना है कि यस इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ, किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ? सेकेंड डेरिवेटिव निकालना चाहिए, वेरी गुड, चलो निकालते हैं। d2s बाई da2, तो d बाई da फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है, पीछे चला गया, नाउ स्क्रॉल इट अप, स्क्रॉल इट अप। फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, -2 समेशन -2 x माइनस ए। तो देखो ये चला जाएगा अंदर, -2 चला आया बाहर, d बाई डी ए x माइनस ए के साथ, दिस इज -2 समेशन d बाई डी ए एक्स का क्या हो गया 0 और a का क्या हो गया -1, क्योंकि a जो है वो x को नहीं पहचानता इसलिए 0 कर दिया। -2 -1 का क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे, -1 का समेशन कितना हो जाएगा? -n, क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा समेशन 1, ये हो जाएगा 2 इंटू एन, तो ये आ गया 2n, और n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कभी किसी चीज का नंबर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज काउंटिंग नंबर ना, कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3, कोई ये थोड़ी बोलेगा -5 आइटम्स है, ऐसे नहीं बोला जाता। So this is greater than 0, and if second derivative is greater than 0, it is case of minima. It is the case of minima. तो आपको ये प्रूफ पूछा जा सकता है पेपर में, आपको करके दिखलाना होगा। So a is equal to x mean gives us minimum value of s, minimum value of s। ये हो गया हमारा सेकेंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। किसी को इसमें कोई डाउट, एक बार देख लो जल्दी जल्दी, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो बच्चे पूछ सकते हो आप, नहीं तो फिर थर्ड प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे हम लोग। देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड में है कंबाइंड मीन। प्रॉपर्टी थर्ड में है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का भी फॉर्मूला हम आपको रटने के लिए नहीं कहेंगे, बहुत इजी सा कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है जो कि आप कभी भी बना सकते हो 1 मिनट के अंदर। मान लो वी हैव 2 ग्रुप्स, इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n1, इसका है x1 बार, इसमें है n2 और x2 बार। मान लो पहले वाले में 10 आइटम थे और बगल वाले ग्रुप में 5 आइटम थे, दोनों को मिक्स कर दिया। अब बताओ तो इसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, n1 प्लस n2। लेकिन जब हम पूरा एज अ ग्रुप एज अ होल ले रहे हैं तो फिर मीन क्या होगा, सो दैट मीन विल बी रिप्रेजेंटेड विथ x बार। अब यही इसी का फॉर्मूला हमें निकालना है, x12 बार। x12 बार का मतलब है x बार तो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 का मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम द 2 ग्रुप्स, इट इज कमिंग फ्रॉम द 2 ग्रुप्स। तो ध्यान देना कैसे निकालेंगे। चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया मैंने कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो बता दिया आपको बच्चे की, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा n1 प्लस n2, लेकिन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस नहीं निकाला हमने। तो देखो मीन इज इक्वल टू होता है समेशन x बाई n। अगर आपको मीन गिवन हो, n गिवन हो, तो क्या आप समेशन x नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए लगाना है, ये सब आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि ऐसा कभी किसी और भी चैप्टर में करना पड़ सकता है। समेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको याद रहना चाहिए। यानी यहाँ का टोटल सम हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस विल बी n1 x1 बार। यहाँ का टोटल सम हो जाएगा n2 x2 बार।
अब मान लो यहाँ का टोटल सम 100 आ रहा है, यहाँ का 50 आ रहा है, दोनों को जब ग्रुप को एक साथ 15 डेटा को रखेंगे तो 150 आ जाएगा। तो अब आप समझ चुके हो कि दोनों का सम कर देंगे तो दैट विल बी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस टेकन टुगेदर। सो इट विल बी n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। बताओ कितना इजी फॉर्मूला है। अब और भी इजी बना देते, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप का टोटल सम, ये हो गया सेकंड ग्रुप का टोटल सम। अरे भाई हमें पता है मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक बार फॉर्मूला ये लिख लोगे रफ में, तुरंत आइडिया लग जाएगा। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले वाले ग्रुप का दूसरे वाले ग्रुप का और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 प्लस n2। अगर ऐसे 3 ग्रुप हुए, 3 या 4 या जितने भी हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबका कंबाइन में निकाल सकते हैं। x1 2 3 अगर हुआ तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। अब ऐसे आप कितने भी ग्रुप का फॉर्मूला बना सकते हो, लॉजिक तो समझ में आ गया। क्लियर बच्चे, सबको फॉर्मूला क्लियर है? अब इसमें कितनी चीजें, अगर 2 ग्रुप है तो हमारे पास होना चाहिए क्वेश्चंस में n1 n2 x1 बार x2 बार, तब जाकर के निकालेंगे x1 2 बार। ये 5 चीजें हैं। सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं कंबाइंड मीन के, उनमें तो कोई 4 चीज गिवन होती है, 5th निकालना होता है। वो सब तो आप अपना कर लोगे, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो। वो क्वेश्चन हम नहीं कराने वाले क्लास में, सिर्फ एक क्वेश्चन कराएंगे हम, जो कि थोड़े से लॉजिकल होते हैं, परसेंटेज वाले। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन कराएंगे, बाकी पुटिंग वाला सिंपल क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। और बहुत ज़्यादा इन सब टॉपिक पे फोकस भी नहीं करना है, इसलिए नहीं करा रहे हैं आप लोगों को, सिर्फ आइडिया दे करके जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करा रहे हैं। एक क्वेश्चन हम जरूर कराना चाहेंगे इस टॉपिक में, चलो क्लास का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। इन अ क्लास एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज student is 83 and average marks of girls is 94. If average marks of the class, अब बॉयज और गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स हमें गिवन है, is 91, then find the percentage of boys and girls in the class. तो इसमें बच्चे हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो आपको डेटा को समझना पड़ेगा कि हमें इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है। चलो इसमें एक आपको आइडिया दे देते हैं। लेट बॉयज बी 1, n1, इसका नंबर को n1 ले लेते हैं। गर्ल्स के लिए सब कुछ हम लोग 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n2। अब बताओ कि 83 कौन सी वैल्यू है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज दिस 83? कैसे लिखना चाहिए हमें? कोई भी आइडिया? गलत सही बोलने वाले को हम जरूर इनकरेज करते हैं, जो चुप रहता है मुझे वो नहीं पसंद है। जब पूछे तो सही समय पे तो बोलना चाहिए ना, व्हाट इज दिस 83? x1 बार है, क्योंकि ये बॉयज का एवरेज मार्क्स है ना, तो हम इसके लिए एक नोटेशन यूज करेंगे, x1 बार 83। अब एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 94, यानी x2 बार है 94, और पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स है 91, यानी x12 बार इज 91। देन हमें परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड आउट करना है। 2 चीजें अननोन है, अब तो प्रॉब्लम हो गई ना, n1 पता है ना n2 पता है, हम परसेंटेज निकाले तो कैसे निकालें?
तो ध्यान से सुनो, फॉर्मूला लिख दो आप। और क्या रास्ता है हमारे पास, और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। जब कुछ नहीं समझ में आए ना तो लिखना शुरू कर दो, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो बिना पेज गंदा किए हुए आप सीख ही नहीं सकते। स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, आप इसको मैथमेटिक्स से अलग नहीं मान सकते। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, इसलिए इसको एक अलग ब्रांच अभी कुछ ही सालों पहले तो मिला है, नहीं तो पहले भी हम लोग इसको मैथमेटिक्स का ही पार्ट मानते थे। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। चलो अब जितना है हमें दिया गया उतना ही हम यूज कर सकते हैं ना। 91, n1 नहीं पता, लेट इट बी 83, n2 नहीं पता, लेट इट बी 94, नीचे है n1 प्लस n2। कोई बात नहीं, करना तो शुरू करो, हो सकता है कभी कोई रास्ता दिख जाए। 91 n2, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, जो भी समझ में आए करते जाओ, नहीं होगा काट देंगे, फिर दूसरे तरीके से सोचेंगे। अरे यहाँ तो कुछ लग रहा है n2 और n1 के बीच में रिलेशनशिप मिलेगा। ठीक है चलो ट्राई करो, इधर n1 ज़्यादा है इधर n1 कम है, तो 91 में से 83 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 7 तो 98, 8n1, और ये 91 उधर जाएगा, 94 में से 91 जाएगा तो 3n2। अच्छा चलो एक रिलेशनशिप तो मिल गया हमें, n2 इज इक्वल टू 8/3n1। चलो अब फिर अब कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें, टोटल नंबर भी नहीं दिया है कि हम n1 n2 की जगह कुछ डाल सकें। तब फिर हम लोग सोचेंगे कि अगर n1 और n2 दिया होता तो परसेंटेज ऑफ बॉयज के लिए n1 ऊपर रखते, नीचे टोटल नंबर रखते और इंटू 100 नहीं करते? बिल्कुल करते। n1 n2 नहीं पता है लेकिन रिलेशनशिप तो आ चुका है। n1 की जगह n1 और n2 की जगह डाल दो आप 8/3n1। अब कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ आपको दिख रहा होगा। n1 नीचे में आ गया, 11n1, 3 ऊपर चला गया। लो अब राहत की सांस लो, चलो भाई जो प्रॉब्लम कर रहा था वो कैंसिल हो गया। सो दिस इज 300/11। एग्जैक्टली कितना है ये 300/11? आपको हर क्लास में बच्चे कैलकुलेटर लेकर के बैठना है। 300/11 27.27%। अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स के लिए फिर आप फॉर्मूला मत लगा लेना n2/n1 प्लस n2 इंटू 100। जब दो ही कैटेगरी है बॉयज एंड गर्ल्स तो दूसरा परसेंटेज 100 में से माइनस करके निकल जाएगा ना, -100, दैट इज 72.72। कैलकुलेटर आपको हर क्लास में लेकर के रखना, अगर आपके पास साइंटिफिक है तो आप उसी को यूज करो, लेकिन अगर सेंटर पे एग्जाम हुआ तो याद रखना सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बस स्क्वायर रूट बटन हो। कई टीचर को तो पता नहीं होता, लेकिन जिन टीचर को पता होता है वो आपका कैलकुलेटर ही रख लेंगे, एग्जाम में देंगे ही नहीं। तो क्या फ़ायदा पंगे लेने से, आप सिंपल कैलकुलेटर ही लेकर के जाओगे पेपर में। ये हो गया हमारा थर्ड मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, आप सभी को पता है, जो बच्चे नए होंगे उनको भी बता दें कि हमारे क्लास में लगभग 3 मीटिंग लगती है 1.5 आवर की क्लास में। तो जब भी मीटिंग खत्म हो तो आपको नेक्स्ट मीटिंग अपने आप ज्वाइन करना होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, करेक्शन ऑफ मीन। ये तो सबको पता है करेक्शन ऑफ मीन, ये तो फटाफट अभी हम करा देते हैं। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है, एक एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हो। सपोज कर लो कि मीन हमारा है 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 18। बाद में पता चला कि 7 और 8 जो है वेयर रॉन्गली टेकन एज, वेयर रॉन्गली टेकन एज 17 एंड 18, 17 and 18। Find the correct mean, find the correct mean, करेक्ट मीन हमें निकालना है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले यानी इनकरेक्ट मीन तो हमारे पास 10 है ना,
Incorrect mean is what? 10. Mean is equal to summation x by n. इसमें old लगा दो तो ये भी old हो गया. ओल्ड मीन कितना है? 10. समेशन एक्स ओल्ड हमें नहीं पता. अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 18. तो समेशन एक्स ओल्ड इज इक्वल टू 180. तो समेशन एक्स न्यू. न्यू मतलब ये जो गलत वैल्यूज है, इसमें से आप बता सकते हो कि 7-8 पेयर और 17-18 पेयर में से कौन सी गलत वैल्यू है और कौन सी करेक्ट वैल्यू है? विच वन इज रॉन्ग वैल्यू? रॉन्गली टेकन एज, लैंग्वेज को आपको सीखना है. गलती से स्टूडेंट ने ले लिया 17 और 18 जबकि करेक्ट वैल्यूज ये थे, तो ये दोनों करेक्ट वैल्यूज हैं और ये दोनों रॉन्ग वैल्यूज हैं. ऐसा आपने पहले भी किया होगा जूनियर क्लास में. तो रॉन्ग वैल्यू को हमेशा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि इस 180 में जो गलती से लिया गया था 17 और 18, वो भी तो छुपा हुआ होगा ना, हिडन फॉर्म में होगा, सम किया गया होगा पहले, उसको निकाल देते हैं. तो न्यू के लिए निकाल देंगे 17, 18 और ऐड कर देंगे 7 और 8. सिर्फ निकालना पर्पस थोड़ी सॉल्व करेगा, रिप्लेस करना हमें. दिस इज द केस ऑफ रिप्लेसमेंट. तो रॉन्ग वैल्यू को निकाल करके उसकी जगह पे करेक्ट वैल्यू को डालेंगे. सो इज देयर एनी चेंज इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? हमने रिप्लेसमेंट का केस किया है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी स्टिल 18. पहले भी 18 थे, अभी भी 18 ही ऑब्जर्वेशन होंगे. ध्यान से सुनो बच्चे, कभी कभी क्वेश्चन में ना वो डुप्लीकेसी का केस डाल देंगे. चलो वैसा भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये कितने ही हो जाएंगे जल्दी बताओ तो? 17 और 18 माइनस करके 7 और 8 ऐड करना है. 180 माइनस 17 माइनस 18 प्लस 7 plus 8. 160 by 18. 8.88. So this is our correct mean. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? एडिशन हो सकता है या फिर डिलीशन हो सकता है. एडिशन ऑफ एडिशनल डेटा आ सकते हैं और डुप्लीकेसी हो सकती है. डुप्लीकेसी. एडिशनल डेटा में समेशन एक्स न्यू जो होगा वो तो ओल्ड समेशन एक्स में न्यू ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर एडिशनल डेटा 1 है तो n+1 हो जाएगा. एक एग्जांपल दिया मैंने. अगर 2 आ रहे होंगे तो n+2 डाल देंगे. डुप्लीकेसी में समेशन एक्स न्यू जब आप करोगे तो जो चीज जितनी बार रिपीट हुआ होगा, मान लो अगर कोई चीज 4 बार लिख दिया गया लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 1 बार, तो जितना रिमूव करना है वो रिमूव कर देंगे और नीचे n में से भी उतना रिमूव होगा. सपोज करो रिमूव 3 आइटम्स, जो बार बार 3 बार और आ गया था, तो हम n-3 भी कर देंगे. आई बात समझ में? तो इन चीजों का ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि अगर कोई डेटा ऐड हो रहा है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी चेंज आएगा, तभी मीन आप निकालना. अगर कोई डेटा को आप रिपीटेड है और उसमें से हटा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कम हो जाएगा. लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन किया था दैट वाज केस ऑफ रिप्लेसमेंट, तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज नहीं आया. क्लियर बच्चे? मुझे नहीं लगता इन सब पे क्वेश्चंस कराने की जरूरत है, आप समझ गए होंगे हिंट मेरा. अगर आ गया तो आप खुद भी कर लोगे. अब मीन के कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको असाइनमेंट में मिलेंगे. असाइनमेंट पे अभी वर्क चल रहा है, वो अपलोड कर दिए जाएंगे इस वीक के लास्ट तक. फ्राइडे तक सब अपलोड हो जाएगा. फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट भी अपलोड हो जाएगा. एक और प्रॉपर्टी है जो कि है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. कौन सी प्रॉपर्टी नंबर थी ये? प्रॉपर्टी 4. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन इज प्रॉपर्टी 5. इफेक्ट ऑफ change of origin and scale at mean.
चेंज ऑफ ऑरिजिन किसी को कुछ पता है? ये कभी नाम आपने सुना है पहले? अगर सुना है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो. यस एनीबॉडी? नहीं सुना है. यानी अगर x आपको दिया हुआ है तो चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब है एक कांस्टेंट चीज आप प्लस या माइनस कर दे रहे हो सब में से. मान लो अगर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, आपने सब में 5 5 5 5 ऐड कर दिया, तो व्हाट विल बी न्यू मीन? तो x है हमारी ओल्ड वैल्यू, और मान लो कि u हमने निकाल दिया x प्लस कांस्टेंट ऐड कर दिया c. प्लस या माइनस करना कहलाता है चेंज ऑफ ऑरिजिन. सब में सेम चीज प्लस या माइनस करना. नहीं आई बात समझ में? जैसे x है 1 2 3 4 5, हमें पता है कि इसका मीन आ रहा है 3. मैंने इसको चेंज कर दिया, सब में 3 3 ऐड कर दिया. नहीं 3 ही क्यों लिखें बार बार, कुछ और ले लो, 8 ले लो. तो ये हो गया 1 + 8, ये हो गया 2 + 8, ये हो गया 3 + 8, ये हो गया 4 + 8, ये हो गया 5 + 8. जब आप इसका सम करोगे तो 15 + 8 × 5 आ जाएगा, और न्यू मीन जब निकालोगे तो that will be 15 + 8 × 5/5, that will be 3 + 8. यानी मीन भी 8 से ही इंक्रीज करेगा. ध्यान से देखो, मीन विल आल्सो इंक्रीज बाय 8. अगर आपने इसमें इंक्रीज किया तो मीन भी इंक्रीज होगा. अगर डिक्रीज किया होता, सपोज करो प्लस की जगह माइनस 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 माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हुआ रहता. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, कि हाँ ऑरिजिन से फर्क पड़ता है एवरेज पे, एवरेज भी बदलेगा. अगर आपने हर एक्स में कोई चेंज लाया है तो एवरेज में भी चेंज देखने को मिलेगा, वही हमें प्रूव करना है. तो चेंज ऑफ ऑरिजिन में यहाँ ध्यान दो, समेशन ऑफ यू करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स प्लस माइनस सी. समेशन ऑफ यू विल बी समेशन ऑफ एक्स प्लस माइनस समेशन ऑफ सी. समेशन तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो गया. नाउ सी, समेशन यू हम लोग निकाल रहे थे, तो समेशन सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस समेशन एक्स अलग प्लस माइनस समेशन सी. समेशन एक्स तो समेशन एक्स ही रहेगा बच्चे, सी के साथ क्या लग जाएगा? एन. अब आप जब मीन निकालोगे यू का, क्योंकि हमें एवरेज के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करना है, तो हम मीन निकालेंगे तो सबको एन से डिवाइड करेंगे. एन से डिवाइड करेंगे तो देखो, तो इधर u मीन निकला, इधर x मीन निकला, एन एन कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ही. इसका मतलब समझते हो आप? यहां से नोटिस करो. नाउ कंपेयर दीज टू थिंग्स, कि अगर आपने x में c ऐड किया तो मीन के लिए भी आपको मीन में क्या ऐड करना पड़ेगा? c. यानी अगर एवरेज सैलरी किसी एम्प्लॉय का अगर 65,000 था, 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो एवरेज सैलरी भी सबका मिला करके 70,000 ही बनेगा. अब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. अगर सबके सैलरी में हमने 5,000 का इंक्रीमेंट किया है तो एवरेज सैलरी भी 5,000 से ही इंक्रीज होगा. सो एवरेज सैलरी विल बी ऑल्सो 70,000. सो गीतांजलि को प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में, ठीक है. ये हो गया हमारा चेंज ऑफ ऑरिजिन. अब हम लोग स्टडी करेंगे चेंज ऑफ स्केल. चेंज ऑफ स्केल, तो ध्यान से देखो बच्चे, कुछ इनटू या डिवीजन दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल. अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो दैट विल बी चेंज ऑफ स्केल. x में सपोज करो 1 2 3 4 5, मान लो मैंने सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बी 5 × 1 5 × 2. दिस इज नॉट डेसिमल, इनटू के लिए यूज किया मैंने. 5 × 3 5 × 4 5 × 5. सम करोगे, दिस इज यू, न्यू वेरिएबल, तो 5 बाहर आ जाएगा. 1 + 2 + 3 + 4 + 5. फिर एवरेज निकालोगे तो 5 × 15/5. तो एवरेज भी देखो ना 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो वेरीफाई भी कर लिया हमने एक न्यूमेरिकल से, और अब प्रूव भी करेंगे. समेशन यू करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन एक्स सी. ठीक है.
और इसमें से सी बाहर ले सकते हैं। दिस इज द रूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स की कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। अब मुझे बार तक जाना है, यानी कि एवरेज तक जाना है, तो वी विल डिवाइड ईच वैल्यू विथ n. So this will be u bar and this will be c into x bar. देखो देखो देखो, कंपेयर करो, कंपेयर। हमने x में एक कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई किया था ऑब्जर्वेशन के लिए, मीन में भी देखो वही रिलेशनशिप आ रहा है। यानी हाँ, अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो एवरेज में भी वही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। यानी अगर किसी कंपनी में हर एम्प्लॉय की सैलरी अगर डबल हो रही है, एवरेज विल बी ऑल्सो डबल ऑफ द ओल्ड एवरेज। ये रिलेशनशिप है। अगर हाफ कर दिया लॉकडाउन में तो एवरेज भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मीन। अब मीन में इससे ज्यादा हमें नहीं करना है, इतना ही करना है मीन में। तो प्लस माइनस का भी फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड का भी फर्क पड़ेगा। नाउ मीन इज कंप्लीट। मीन के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, जो कि फ्राइडे को अपलोड हो जाएगा। पीडीएफ बना करके उनका अपलोड करना है, तो वो थोड़ा फ्राइडे सैटरडे को फ्री टाइम में ही हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चे, अब नया टॉपिक शुरू करें, मीडियन। थोड़ा सा उसके बारे में भी आइडिया ले लेते हैं। सेकंड एवरेज, मीडियन क्या है? u is new variable. Let u be new variable, जो कि x में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बन रहा है। जैसे u था ना, यहाँ पे सारे डेटा क्या थे, 1 2 3 4 5, ये सब x की वैल्यूज थे, लेकिन u की वैल्यूज ये सब हो गए। तो u is the new variable which is obtained by changing the scale. और यहाँ पर कहेंगे u is the new variable which is obtained by changing the origin. हाँ ठीक है, यहाँ पर origin को चेंज किया, प्लस माइनस करना यानी origin को चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना यानी स्केल बड़ा या छोटा करना होता है। एनी अदर क्वेश्चन? मीन सबको आ गया समझ में? तो मीन में हमने मेथड्स जरूर किए हैं, लेकिन मेथड्स पे हमें प्रैक्टिस नहीं करना है। आपकी मर्जी, आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन पे ज्यादा फोकस करना है। जो प्रूफ्स और थ्योरेटिकल चीजें हैं ना, ये सब शो वगैरह वाले ऐसे चीजों पे फोकस करना है। और अब करने जा रहे हैं मीडियन। मीडियन निकालना सबको आता है, लेकिन मीडियन इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मीडियन के बेसिस पे हम लोग सीखेंगे क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। ये आपका चैप्टर 4 में भी यूज होगा, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डेसाइल्स, याद रखना चैप्टर 4 में भी यूज होगा, इसलिए यहाँ अच्छे से इनको समझना जरूरी है। मीडियन, आपको पता है कि मिडिल टर्म जब हम अरेंज कर दे आफ्टर सॉर्टिंग द डेटा या आफ्टर अरेंजिंग द डेटा in increasing order, after arranging the data in increasing order, the middle position term is called the median, जो कि आपने पढ़ा भी होगा इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल में सपोज करो अगर हमारे पास है 2 3 7 12 8 9 25, 3 3 6 7, ठीक है। अब इसका मीडियन हमें निकालना है। x को अरेंज करना पड़ेगा 2 3 7 8 9 12 25। अब आप कटिंग शुरू करो मिडिल टर्म निकालने के लिए। फर्स्ट को लास्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड लास्ट के साथ, थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 8। लेकिन ये आपको बहुत ही छोटे क्लास में सिखलाया गया होगा जब आप पहली बार मीडियन पढ़े होंगे जिंदगी में तो। लेकिन अब इन सब के लिए एक फॉर्मूला है और ये कटिंग वटिंग हमें करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ बताओ, n की वैल्यू कितनी है? 3 4 और फिर 3 3 3 6 1 7, यानी ऑड है। तो केस 1
व्हेन n इज ऑड तो मीडियन इज n प्लस 1/2th टर्म। देखो ना, यहाँ 7 प्लस 1 करेंगे बाई 2, 8/2 यानी फोर्थ टर्म आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दिस इज आवर मीडियन। फोर्थ टर्म आ गया, ये क्या हो गया, मीडियन। लेकिन केस 2, व्हेन n इज इवन, तब क्या होगा, एक एग्जांपल देख लें साइड में। मान लो अगर खाली 2, 3, 7, 8, 9, 12 होता, तब अगर आप कटिंग शुरू करते 2 को 12 के साथ, 3 को 9 के साथ, अब कटिंग कर दोगे 7 और 8 को तो कुछ नहीं बचेगा, और नहीं करोगे तो दो बचेंगे, है ना। तो यहाँ पर 7 प्लस 8/2 यानी कि 7.5 हो जाएगा। तो आपने किया क्या कि n वॉज 6, तो आपने n/2th टर्म भी लिया, थर्ड, और फिर n/2 प्लस 1th टर्म लिया, फोर्थ, बाई 2 किया। तो यही फॉर्मूला बन जाता है, सब आपको आता है, बस मेरा काम है थोड़ा सा रिकॉल करा देना। n/2th बाई n/2 प्लस 1th, नेक्स्ट वाला भी लेकर के बाई 2 कर देना। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहेगा मीडियन के लिए। इसके बाद इंडिविजुअल हो जाता है खत्म, इंडिविजुअल में कोई जान नहीं है मीडियन में। डिस्क्रीट में भी कुछ ऐसा नहीं है, डिस्क्रीट में मीडियन देख रहे हैं हम लोग। अब सेकंड टॉपिक, मान लो कि हमें x और f दिया हुआ है, अब अगर 2 को डालेंगे तो 3 प्लेस 2 कैरी करेगा, ठीक है। अगर इस डेटा को पूरे को एक्सपैंड कर दें तो डेटा हमें ऐसा कुछ दिखेगा, 2, 3 कितनी जगह पे, 9 प्लेसेस पे, 7 कितनी जगह पे, 4 प्लेसेस पे, उसके बाद से 9 कितनी जगह पे, 6 प्लेसेस पे, 15 कितनी जगह पे, 8 प्लेसेस पे। तो सबसे पहली बात तो जरूरी ये है कि हमें प्लेसेस का पता होना चाहिए कि कितने ऑब्जर्वेशन हैं। किसी को कुछ आइडिया याद आ रहा है मीडियन निकालने के लिए क्या करते थे, कोई बच्चे जिनको याद आ रहा है? सब भूल गए, 11 12 पास आउट, सब गया दिमाग से भी फ्लश आउट। यहाँ देखो CF निकालते थे, CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी अभी तक जितना भी फ्रीक्वेंसी है सबको सम अप करते चले जाओ। अभी तो 3 ही डेटा मिले हैं, अब जब आप 3 के लास्ट ऑब्जर्वेशन तक होगे तब तक आप 12 पोजीशन पूरा कर चुके होंगे, यानी ऐड करके लिखते चले जाना है। 12 प्लस 4 16, 16 और 6 22, 22 और 8 30, और यही लास्ट वैल्यू जो है वो टोटल ऑब्जर्वेशन होती है, समेशन एफ। अब 30 है तो मीडियन क्या हो जाएगा, 30 प्लस 1/2th टर्म, यानी मीडियन का फॉर्मूला है n प्लस 1/2th टर्म, यही लगा देते हैं हम लोग। 30 प्लस 1 यानी कि 31/2 यानी कि 15.5th टर्म। तो देखो तो जरा 15th टर्म पे कौन सी वैल्यू है, ये CF ये बता रहा है कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16, हर पोजीशन पे 7 ही 7 है बच्चे, हर पोजीशन पे 7 ही 7 है। तो 15 पे भी 7, 16 पे भी 7, तो मीडियन क्या आ गया, 7। 15.5 में भी क्या आएगा, 7 ही आएगा। 15.5 का मतलब है 15 प्लस 16/2, तो वो हमारा सेम टू सेम आ रहा है। 15th ऑब्जर्वेशन पे भी 7, 16th ऑब्जर्वेशन पे भी 7, तो 7 प्लस 7/2 क्या आएगा, 7 ही आएगा। क्लियर बच्चे, मीडियन निकालना। सेवन कैसे आया, देखो मीडियन का पहले आप पोजीशन पता लगाओ, ये फॉर्मूला है डिस्क्रीट के लिए, n प्लस 1/2th टर्म चाहिए हमें। n की वैल्यू कितनी आई है, 30।
30 को डाल दिया, 30 प्लस 1/2 यानी 15.5 टर्म, 15.5 टर्म यानी ना 15th ना 16th, बिल्कुल बीचों बीच। तो हम 15 को भी लेंगे 16 को भी लेंगे, दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो हम मिडिल में पहुंच जाएंगे पोजीशन वाइज। तो 15th आइटम को देखा, 16th आइटम को देखा। अब इनको कैसे देखते हैं, CF की वैल्यू हमें बताती है कि ये देखो 3 बता रहा है कि फर्स्ट 3 पोजीशन पे, मतलब 2 2 2 ऐसे तीनों पोजीशन पे आई होगी। अब 3 के बाद 4th पोजीशन पे 3 3 3 3 3 4 टू 12th पोजीशन तक 3 ही चला होगा। अब 13th से लेकर के 16th तक 7 ही चला होगा। तो हमें मिल नहीं गया 15th और 16th पोजीशन बाई 2, तो दोनों है 7/7/2 यानी कि 7। क्लियर बच्चे? अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हमें क्लास गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। क्लास गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Here is 3 7 4 2 8 ऑब्जर्वेशन है अगर तो यहाँ भी बच्चे सबसे पहले हम लोग CF ही निकालते हैं। 3 7 3 10 14 16 24, तो यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 24। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज एक्सक्लूसिवली लर्न करनी है कि मीडियन जब होगा, इसको ब्लैक से लिखते हैं, मीडियन जब हम लोग निकालेंगे, अभी मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा है, क्यों वो पता लग जाएगा। वो हमेशा हम लोग n/2th करके ही निकालेंगे। यहाँ भी एक जगह छोड़ा हुआ है, जरा n/2th करना। 24/2th यानी कि 12th पोजीशन। अब देखो शुरुआत से 1 2 3 तो इसने लिया होगा, 3 के बाद 4 5 6 8 4 5 6 7 8 9 10, हर पोजीशन पे इस क्लास से कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। अभी भी हमारा सर्च पूरा नहीं हुआ, हमें 10 के बाद चाहिए। तो 10 के बाद 11 12 13 14, इन चारों पोजीशन पे 11 12 13 14 पे इस क्लास से वैल्यू निकल करके आ रही होगी बच्चे, यानी इसी में कहीं ना कहीं मीडियन है। तो 12th पोजीशन से केवल हमें क्लास का पता लगा जिसको हम कहते हैं मीडियन क्लास। कॉन्टिन्यूअस में इतनी आसानी से मीडियन नहीं आने वाला, तो यहाँ पर मीडियन क्लास लिखेंगे, इसलिए मैंने जगह छोड़ा था मीडियन क्लास। तो ये n/2th क्लास निकालते हैं पहले हम लोग। जब क्लास का पता लग जाता है तब मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला जो आपको ज्यादा परेशान करता था, याद आ गया कुछ? अब इनकी सारी वैल्यूज, ये सारे सिंबल तो मैंने लिख दिए, वैल्यूज क्या क्या है। L is lower value of the median class, lower value of median class, n/2 as calculated n/2। CF एक प्रीवियस क्लास की लेते हैं, प्रीवियस क्लास की CF लेते हैं, यानी CF में हम 10 लेंगे, F उसी क्लास की मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी यानी 4 लेंगे F की वैल्यू। H जो है ये मीडियन क्लास का हाइट होता है। हाइट कितनी है जल्दी बताओ, 20 से 30 के बीच में 10। तो देखो मीडियन जब निकालेंगे तो L की जगह पे हम 20 यूज करेंगे क्योंकि मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू है 20। n/2 इज हाउ मच 12 माइनस CF, एक पहले वाले क्लास की वैल्यू लेते हैं CF, पहले वाले क्लास की, F उसी क्लास की लेते हैं यानी 4, और हाइट भी उसी क्लास की लेते हैं यानी कि 10।
h इज इक्वल टू 10। दूसरे क्लास का अगर थोड़ा बहुत अलग है तो फर्क नहीं पड़ता मीडियन पे हमारा, हम सेम करने की कोशिश नहीं करेंगे। मीडियन के लिए कोई जरूरी नहीं है हर क्लास का हाइट सेम हो। मीन के लिए जरूरी था, लेकिन मीडियन के लिए कोई जरूरी नहीं होता। इनटू आ गया 10। कैलकुलेशन कर लें थोड़ा। 20 प्लस 20/4, वाओ ये कितना अच्छा वैल्यू आ गया, ये 25 ही आ गया, यानी मीडियन हमारा निकल आया 25। लेकिन हर बार इतना सुंदर वैल्यू नहीं आएगा, हो सकता है 26.8 आ जाए, 29.4 आ जाए, कुछ ऐसे भी आ सकता है, लेकिन आएगा तो 20 और 30 के बीच में ही। तो मीडियन हमने देख लिया, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूअस में। मीडियन के बाद घबराओ नहीं, आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं क्योंकि वो टॉपिक सीरियस है, तो थोड़ा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास अब बस 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगी, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस पे फोकस करेंगे, सम मोर पोजीशनड वैल्यूज। अब कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे, ध्यान से देखो। हमें पढ़ना है क्वार्टाइल्स के बारे में, ये सब आपके लिए नया होगा, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। डेसाइल्स के बारे में और परसेंटाइल्स के बारे में। क्वार्टाइल्स, एक बार थोड़ा सा क्वार्टाइल्स का इंफॉर्मेशन ले ले, कैसे निकाला जाता है ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन व्हाट आर दीज वैल्यूज इसके बारे में अभी हम लोग जान लेते हैं। मान लो मैंने आपको एक स्टिक दी है, सबसे क्वेश्चन है मेरा, इसलिए ध्यान से सुनो, जवाब आप ही को देना है। इस स्टिक को मुझे, या ये एक थ्रेड है, मुझे इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मुझे कितने जगह पे कट मारना पड़ेगा? आप लोग जवाब दो जल्दी। कितने कितने जगह पे कट मारना पड़ेगा? 3। क्वार्टाइल है तो 4 जगह पे कट नहीं मारेंगे। किसका किसका जवाब 4 है और किसका किसका जवाब 3 है? 3 वाले 2 बच्चे बोले, 4 वाले कोई नहीं है। ध्यान से सुनो, एक बार बीच में कट मारेंगे, फिर एक बार इसका हाफ, एक बार इसका हाफ, 3 जगह ही कट मारते हैं हम लोग। चौथा पार्ट तो अपने आप बच जाता है ना लास्ट में, उसके लिए हमें कटिंग नहीं करनी पड़ती। इसलिए क्वार्टाइल में भी 3 ही क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2, Q3। लेकिन Q2 से पहले इसको एक नाम दिया जा चुका है, मीडियन, इसलिए आपको किसी भी बुक में Q2 देखने को नहीं मिलेगा। मीडियन ही उस पोजीशन के लिए नाम अच्छा सोचा गया है, तो क्यों एक चीज का इतना नाम रख करके कंफ्यूज किया जाए। सो Q2 इज एग्जैक्टली मीडियन। अगर ये स्टार्टिंग है तो Q1 तक कितना डेटा कवर अप होता है? n/4, या फिर परसेंटेज के टर्म्स में 25%। और स्टार्टिंग से Q3 तक जाने पर 3n/4 और 75%। और एक और लैंग्वेज है, Q1 को कहा जाता है लोअर क्वार्टाइल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस तीनों में क्वार्टाइल्स निकालना सीखेंगे, आज नहीं करना ये बच्चे हमें। Q3 को कहते हैं अपर क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल के बारे में इंट्रोडक्शन इतना ही है, बाकी नेक्स्ट है फॉर्मूला और कैलकुलेशन पार्ट, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वार्टाइल तो करा दिया, क्वार्टाइल में किसी को कुछ पूछना है? नहीं। तो अब आप डेसाइल्स भी समझ लो। डेसाइल्स जो होते हैं वो अगर डेटा को 10 पार्ट में आप डिवाइड करोगे, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, और लास्ट वाला तो हो ही जाता है, मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसको हमेशा कितने पार्ट में डिवाइड करो? 10 पार्ट में, यानी D1 तक n/10। इसी में छुपा हुआ इनका फॉर्मूला भी 2n/10, लाइक दिस वे। तो डेसाइल्स ये सारी वैल्यूज होती है, पोजीशनड वैल्यूज, जो इन इन पोजीशन पे आ रही होगी उनको हम डेसाइल्स बोलेंगे बच्चे। परसेंटाइल्स,
आप जब भी कभी कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते होंगे तो उसमें ये वर्ड आपको जरूर पढ़ने को मिलता होगा, if your percentile is more than 80% or more than 50%, then you are eligible for this, you are eligible candidate to fill up this form. पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा परसेंटाइल परसेंटाइल, और बचपन से तुम लोग परसेंटेज पढ़ते चले आ रहे थे। तो परसेंटेज इज अनदर थिंग, परसेंटाइल मतलब उस परसेंटेज की जगह पे कौन सी वैल्यू बैठी हुई है, कौन सा डेटा एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है उस पोजीशन पे, दैट इज परसेंटाइल। तो परसेंटाइल के लिए अब आप समझ गए होंगे कि डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, P1, P2, P3। अब आप समझ चुके हो, P1 तक 1%, P2 तक 2%, लाइक दिस वे। तो इन सब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालना सीखेंगे, दैट विल बी आवर क्लास 3 चैप्टर 1, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ Q1, Q2, Q3, सॉरी Q2 क्यों लिख दिया मैंने, कुछ डेसाइल्स ले लेंगे, एक दो ही डेसाइल्स ले लेंगे, सबका एक जैसा निकलता है, D1, D3, परसेंटाइल्स P1, P27, P82, कुछ भी ले सकते हैं। अगर इतने वैल्यूज को निकाल लिए 3 टाइप के सीरीज में, इन इंडिविजुअल भी निकालना सीखेंगे, डिस्क्रीट में भी निकालना सीखेंगे, एंड कॉन्टिन्यूअस में भी निकालना सीखेंगे, तीनों में। तीनों में निकालना सीखेंगे। थोड़ा सा ये न्यू होगा आपके लिए और थोड़ा सा आराम आराम से भी पढ़ना है, इसलिए आज के क्लास में नहीं शुरू कर रहे। तो आज के क्लास में बच्चे बस इतना ही। अगर किसी को कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक? जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ बातें पूछनी है वो वेट करेंगे, लेकिन अगर इस टॉपिक आज जो मैंने पढ़ा है इससे रिलेटेड अगर कोई भी किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। एनीबॉडी जो कुछ पूछना चाहते हैं? कोई नहीं कुछ पूछना चाहता? ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही बच्चे, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय 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 बाय।